गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो बच्चों, आज हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन लाइट के प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज यूजफुल इन फॉर्मेशन ऑफ शेडो, फॉर्मेशन ऑफ एक्लिप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। यानी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन से हमें क्या क्या मिल सकता है। शेडो मिलती है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो होते हैं वो भी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की वजह से होते हैं, और कोई इमेज का फॉर्मेशन होना भी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट, रे एंड बीम। तो रे और बीम के बारे में पढ़ते हैं। When we want to represent the propagation of light with a diagram, we represent it with the help of ray and beams. तो जब भी हमें कोई प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बनाना होता है या डायग्राम बनाना होता है, तब हम क्या करते हैं, रेज और बीम की हेल्प से ही उसको शो ऑफ कर पाते हैं। रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण क्या होती है। द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सीधी लाइन में, सीधी रेखा में ट्रेवल करती हैं, तो जो वो ट्रेवलिंग कर रही हैं उसे हम क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट बोलेंगे। यानी एक स्ट्रेट लाइन में लाइट वेव्स का आना रे ऑफ लाइट कहलाता है। बीम क्या होता है। बीम अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज मूविंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। यानी जब बहुत सारी लाइट रेज एक जगह से दूसरी जगह, यानी जब बहुत सारी लाइट रेज आती हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स की होते हैं। फर्स्ट, पैरेलल बीम। पैरेलल बीम्स में क्या होते हैं, द कलेक्शन ऑफ रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो इसमें जो बीम ऑफ लाइट होती हैं वो एक साथ में पैरेलल में चलती हैं। पैरेलल में कैसे चलते हैं, जैसे आपने रेल ट्रैक को देखा होगा तो उसकी दोनों ट्रैक कैसे पैरेलल में होते हैं, एक साथ चलती हैं। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं पैरेलल मूवमेंट, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट बीम। When the rays in the beam come towards each other and the distance between the rays goes to decreasing till all the rays converge or meet at a point, the beam is called a convergent beam. तो इसमें जो लाइट रेज होती हैं वो क्या करेंगी, एक साथ आकर किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, और इन्हें हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। लाइक दिस, लुक एट द पिक्चर। इसमें लाइट रेज बहुत सारी निकल रही हैं और आके किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंस बीम ऑफ लाइट। थर्ड बीम होता है डाइवर्जेंट बीम। इन अ डाइवर्जेंट बीम द रे इज स्प्रेड आउट और डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द रेज गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो इसमें क्या होंगी, बहुत सारी रेज किसी एक पॉइंट से निकलती हैं और चारों तरफ फैल जाती है, स्प्रेड आउट हो जाती है। उन्हें क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जैसे सन से बहुत सारी रेज निकलती हैं और चारों तरफ फैल जाती है ना, तो सन भी क्या करता है, डाइवर्जेंट बीम करता है। नेक्स्ट टॉपिक, शेडो। शेडो मतलब परछाई। अ शेडो इज द डार्क एरिया फॉर्म बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट व्हेन इट प्रिवेंट द लाइट फ्रॉम फॉलिंग ऑन अनदर ऑब्जेक्ट और सरफेस। तो शेडो क्या है, एक डार्क एरिया है, यानी किसी लाइट से या ओपेक ऑब्जेक्ट, जो कि क्या होता है, प्रकाश ऑब्जेक्ट होता है, वहाँ से अगर कोई लाइट निकलती है तो वो किसी उसके अपोजिट साइड में, बिहाइंड में जाके एक डार्क शेडो बना देती है उसी ऑब्जेक्ट के साइज की। दस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ शेडो यू नीड द फॉलोइंग 3 थिंग्स। तो इस तरह से आपको शेडो फॉर्मेट करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट, अ सोर्स ऑफ लाइट, एक लाइट का सोर्स होना चाहिए। सेकेंड, एन ओपेक ऑब्जेक्ट दैट ऑब्स्ट्रैक्ट और कम इन द वे ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। तो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, जो लाइट के सोर्स के बीच में रखा जा सके और क्या कर रहे, सोर्स के पास रहे। ओके। थर्ड होता है
अ स्क्रीन, एक स्क्रीन जिस पर ये शो ऑफ हो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शैडो, शैडो के क्या क्या विशेषताएं होती हैं? अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट, तो किसी ऑब्जेक्ट से, ओपेक ऑब्जेक्ट से जब लाइट ब्लॉक हो जाती है तब उसके बिहाइंड एक शैडो फॉर्म होती है। इट इज ऑलवेज ब्लैक नो मैटर व्हाट द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इज, तो ये हमेशा ब्लैक होती है, ऑब्जेक्ट के कलर से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज बिकॉज द शैडो इज फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट रेज, ये इसलिए होता है क्योंकि जो शैडो बनती है उसमें कोई भी लाइट रे नहीं होती है, इसी वजह से वो हमेशा कैसी बनती है? ब्लैक बनती है। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इससे हम एक ऑब्जेक्ट के शेप का आइडिया लगा लेते हैं कि वो किस साइज का रहा होगा। इट हाउएवर गिव्स नो डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिर भी हमें इससे पूरी डिटेल्स तो नहीं मिलती, लेकिन बस हम शेप का आइडिया लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है द साइज ऑफ शैडो डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, तो इसमें हम शैडो का साइज कैसे पता कर सकते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट कहाँ, किस पोजीशन से आ रही है, किस एंगल से पड़ रही है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट के साइज के बारे में पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ओनली ऑन अनदर ओपेक ऑब्जेक्ट सरफेस कॉल्ड द स्क्रीन, यानी जो शैडो बनती है वो कहाँ बनेगी? किसी स्क्रीन पर ही बनती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्लिप्स। एक्लिप्स मीन्स ग्रहण। ये आपने अक्सर सुना होगा कि ग्रहण पड़ता है, तो कैसे पड़ता है और कौन कौन से ग्रहण होते हैं, इस टॉपिक में कंप्लीट करते हैं। एन एक्लिप्स इज एन इवेंट व्हेन which is caused due to a straight line configuration of three celestial bodies, the sun, the moon and the earth। तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब पड़ते हैं? ये जब सेलेस्टियल बॉडी यानी सन, मून, अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तब एक्लिप्स होते हैं। द टर्म एक्लिप्स इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब अदर सोलर एक्लिप्स व्हेन द मून शैडो क्रॉस द अर्थ सरफेस और अ लूनर एक्लिप्स व्हेन द मून मूव इनटू द अर्थ शैडो। तो जो एक्लिप्स है वो कैसे होते हैं? जब मून की शैडो अर्थ की सरफेस पर पड़ती है तो उसे लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। व्हेन मून मूव्स इनटू द अर्थ शैडो, और जब चंद्रमा यानी मून मूव कर जाता है अर्थ की शैडो पर तो वो क्या कहलाता है? सोलर एक्लिप्स कहलाता है। लेट्स स्टडी हाउ दिस एक्लिप्स अकर। इसमें हम ये पढ़ते हैं ये एक्लिप्स कैसे कैसे होते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। अ सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में आ जाते हैं विद द मून इन द सेंटर, और मून कहाँ होगा? सेंटर में होगा। लुक एट द पिक्चर, सन, मून एंड अर्थ। सन की लाइट्स मून के ऊपर पड़ रही है और मून की शैडो अर्थ के ऊपर पड़ रही है। तो इन दोनों कंडीशन में मून जब बिटवीन में होता है सन एंड अर्थ के, तब वो सोलर एक्लिप्स कहलाता है। द मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। इसमें मून क्या करेगा? सन से आने वाली लाइट अर्थ पर पड़ने से रोक देता है, उसे ब्लॉक कर देता है। द शैडो ऑफ द मून इज फॉर्म्ड ऑन द अर्थ, और इस तरह से मून की शैडो अर्थ के ऊपर पड़ती है। ड्यू टू दैट रेस्पेक्टिव पोजिशन ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ, अ सोलर एक्लिप्स ऑलवेज अकर ऑन अ नो मून डे। तो इस तरह से जो सन की पोजीशन होती है वो मून की वजह से अर्थ पर नहीं पड़ पाती क्लियरली, और सोलर एक्लिप्स होता है। सोलर एक्लिप्स कब होता है? या अ न्यू मून डे या फिर नो मून डे, यानी सूर्य ग्रहण जब भी पड़ेगा तो वो नो मून डे पे पड़ता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज इन द यूम्ब्रा रीजन of the moon's shadow experience a total solar eclipse, and the part of the earth lying is the penumbra of the moon's shadow experience a partial solar
एक्लिप्स। तो बच्चों उम्ब्रा रीजन कौन सा होता है? ये सन, मून और अर्थ के जो पास का रीजन होता है ये वाला, ये कहलाता है उम्ब्रा रीजन। और इसके बाहर का जो पोर्शन होता है यहाँ पर थोड़ी कम छाया पड़ती है। इसका मतलब यहाँ पर अर्थ लगभग क्लियरली दिखाई देने लगती है, इसे बोलते हैं पेन्यूम्ब्रा रीजन। तो सबसे ज़्यादा शेडो कहाँ पड़ेगी? सेंटर में, उसके बाद उम्ब्रा रीजन में और उसके बाद में पेन्यूम्ब्रा रीजन में। तो बच्चों उम्ब्रा रीजन में सबसे ज़्यादा सोलर एक्लिप्स होता है, यानी सबसे ज़्यादा सूर्य ग्रहण कहाँ पड़ेगा? उम्ब्रा रीजन में। ये जो सन के बीच, मून के जस्ट बीच में है। और पेन्यूम्ब्रा रीजन में सूर्य ग्रहण बहुत कम होगा क्योंकि यहाँ पर शेडो थोड़ी कम पड़ रही है। आई होप आपको सोलर एक्लिप्स समझ में आया होगा, तीनों टर्म्स समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट अब आपका होमवर्क है, आपको ये चैप्टर फिर से कंप्लीट करना है और आपको सोलर एक्लिप्स का एक फिगर भी बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।